ओके, यूट्यूब पे थोड़ा लाइव कर देते हैं तो चलता रहेगा वहाँ। चलो ठीक है, तो आज चैप्टर 2 का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको ट्राई करते हैं। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज और चैप्टर 2 था रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 11th का एनसीईआरटी। और इसी ये चैप्टर जहाँ खत्म हो रहा है आज, वही क्लास 12th में फिर वहां से स्टार्ट होता है चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि 12th में वो समझना पड़ेगा। और क्लास 12th के बोर्ड में चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, है ना, बोर्ड में जनरली। चलो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक मिनट मैं चेक कर लूँ चल रहा है क्या। तो अब ये बताओ, पहला क्वेश्चन बताओ भाई मनीष, ये एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है एफ और एक जी है, पूछ रहा है कि एफ फंक्शन है जी फंक्शन नहीं है, दिखाओ क्या करोगे। फंक्शन नहीं है दिखाओ क्या करोगे। हाँ, कह रहा है कि शो करो एफ फंक्शन है और जी फंक्शन नहीं है। शो करो एफ फंक्शन है और जी फंक्शन नहीं है ना। तो देखो तुम ये बताओ, देखो x 0 से 3 में आए, 0 से 3 में आया, तुमसे पूछूं मैं f3 की वैल्यू क्या है, बताओ f3 की वैल्यू क्या है, चेक करो इसमें। यहां से पुट करोगे तो 9 आएगा, और यहाँ भी x की वैल्यू 3 हो सकती है, तो यहाँ इक्वल लगा है ना, वो इक्वल लगा हुआ है ना, तो यहाँ से कितनी आएगी वैल्यू, तो 9 ही रहेगी। ओके, अब बाकी में तो डिस्टिंक्ट ही आएगा। तो हो क्या रहा है, कहने का मतलब पता है क्या कहना चाह रहा है, फंक्शन का डेफिनेशन क्या था कि डोमेन मतलब जो फंक्शन अगर ए से बी में है तो ए के ईच एलिमेंट के पास यूनिक इमेज होगा, ये डेफिनेशन है ना, कि ए के ईच एलिमेंट के पास यूनिक इमेज होगा। तो यहाँ 0 से 3 के बीच में कुछ भी लोगे तो यूनिक ही रहेगा, और 3 से 10 तक कुछ भी लो यूनिक ही रहेगा। प्रॉब्लम बस 3 पे था चेक करने को, तो 3 पे देखा सेम ही आंसर आ गया, तो मतलब 3 पे भी यूनिक वैल्यू ही ले रहा है, इसीलिए ये फंक्शन एफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम जी में है, ध्यान से देखो, x 0 से 2, 0 से 2, x इक्वल टू 2 यहाँ भी है, x इक्वल टू 2 यहाँ भी है, तो तुम यहाँ से g ऑफ 2 निकालो, कितना आएगा। सो इसको यूज करके कितना आएगा 4, और यहाँ से g2 कितना आएगा 6, 2 रखने पे। तो अब दिक्कत क्या हो गया कि g फंक्शन में 2 के पास यूनिक इमेज नहीं है ना, 4 भी है 6 भी है, तो यूनिक इमेज तो हुआ नहीं, तो 2 के पास यूनिक इमेज नहीं है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। सो g इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज इट g में 2 के पास यूनिक इमेज नहीं है। फंक्शन होने के लिए डेफिनेशन है कि यूनिक इमेज होना चाहिए, और यहाँ पे f के पास यूनिक इमेज है, हर पॉइंट पे यूनिक इमेज है, x की हर x के लिए यूनिक इमेज ही आएगा, यहाँ पे हर x के लिए यूनिक इमेज नहीं आएगा, 2 के लिए यूनिक इमेज नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है g और f है। ओके, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, fx तुम्हारा x स्क्वायर है, तो बताओ f 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। सो इक्वल टू बताओ, तुम बताओ भाई f 1.1 क्या होगा, 1.21 मतलब 1.1 का स्क्वायर कर देते हैं ना, और यहाँ 1 का स्क्वायर और यहाँ 1.1 माइनस 1। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि fx x स्क्वायर है इसीलिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a plus b into a minus b। हाँ उसको यूज कर लेते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन, है ना। सो ये हो गया कैंसिल, तो यहाँ आ गया 2.1, ठीक है ना। और ऐसे तुम भी चाहो तो होम ट्यूशन पढ़ा सकते हो 11 12 वालों को, है ना, सीख के। अच्छा आता तो होगा ही तुमको, लेकिन तुम जहाँ पे हो अगर खर्चा निकालना है तो तुम 11 12 पढ़ाना शुरू कर सकते हो, है ना। ये है सर यही ऑफलाइन मतलब है, इससे शुरू में स्टार्ट करना थोड़ा मतलब रिस्क है कि बिल्कुल। लगता है आपको, लेकिन कोचिंग में किसी में जाकर जाएंगे। हाँ ऑफलाइन जाओ, उसको बोलो हम पढ़ाना चाहते हैं, तो 2 4 जगह फेल हो गए, लेकिन देखो शुरू करोगे, फेल कभी भी होना, कभी भी शुरू करोगे 10 साल बाद भी शुरू करोगे, शुरू में फेल हो गए तो अभी शुरू कर दोगे तो अभी फेल हो जाओगे, ज्यादा अच्छा है ना, ये चीज है। तो भविष्य में जैसे मैं स्टार्ट किया 13 साल पहले, मैं 10वीं के बाद से ही पढ़ा रहा हूँ, तो अब मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, अब कोई बच्चा मेरे एज का अभी शुरू करेगा तो उसको दिक्कत होगी,
तो इसीलिए तो अभी तुम खुद भी तुम चाहो तो सीखो, पढ़ाओ, क्या है, पढ़ाने से बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा और उससे तुम्हारा भी थोड़े बहुत खर्चे भी निकल जाएंगे, नॉलेज भी रहेगा, एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा, बहुत कुछ सीखोगे भी। तो ये है। तो कोई ऑफलाइन कोचिंग हो गया, होम ट्यूशन हो गया, बोलो 11 12 पढ़ाना चाहते हैं ऑफलाइन जाके, होम ट्यूशन में घर जाके या ऑफलाइन कोचिंग में जाके पढ़ाओ, क्या दिक्कत है ना। तो इस तरीके से चलो देखो, नेक्स्ट है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। अब बताओ इस फंक्शन का डोमेन कैसे निकलेगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलो, सो हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब इसका डोमेन निकालना है। इस तरह क्वेश्चन जेईई मेंस उसमें भी आता है और आया हुआ है। ठीक है, सो क्या कह रहा है कि एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब पूछ रहा है कि बताओ डोमेन क्या है। तो बताओ डोमेन का पहले डेफिनेशन बताओ कि डोमेन निकालने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन हियर। मुझे क्या निकालना पड़ेगा। नहीं, यहाँ ए भी तो है ही नहीं, यहाँ पे तो ए भी नहीं रखा है, यहाँ पे तो सीधा फंक्शन है सिर्फ। तुमसे पूछा डोमेन बताओ इसका, ए भी तो पता ही नहीं मुझे क्या है, ए क्या है बी क्या है। इसका डोमेन निकालने के लिए इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ मतलब होता है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट जो फंक्शन है वो डिफाइंड होने चाहिए। फंक्शन क्या रहना चाहिए, डिफाइंड रहना चाहिए, ये चीज है। तो फंक्शन डिफाइंड रहने चाहिए। तो जैसे अब तुम्हारे पास क्या है कि ये जो डोमेन का मतलब है वो x जिसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 जीरो नहीं होना चाहिए, ये चीज है डोमेन का। यहाँ मतलब हुआ कि अगर इसी क्वेश्चन में लिखूं डोमेन का मतलब हुआ यहाँ पे कि, ठीक है ना, इसमें डोमेन का मतलब हुआ कि तुम्हारे पास x की वो वैल्यू जिसके लिए नॉन जीरो हो। ठीक, तो अब देख लो x सच दैट, अब इसको फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज कर सकते हो, कितना होता है 6 दूना 12, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके से हो गया। तो x यहाँ कोई भी रियल नंबर ले सकते हो 2 6 को छोड़ के, तो x इज रियल नंबर, x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। 2 भी नहीं, क्योंकि 2 या 0 हुआ तो फिर वैल्यू 0, सॉरी 2 और 6 सॉरी, तो x की वैल्यू 2 नहीं रख सकते और x को 6 नहीं रख सकते हम, है ना। तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 एंड 6। तो ये आंसर हो गया कि फंक्शन डिफाइंड रहेगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तब जाके फंक्शन डिफाइंड रहेगा। तो ये हमारा आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ कह रहा है फाइंड द डोमेन इन रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर रूट एक्स माइनस 1। सो एफ एक्स बराबर, अब है तुम्हारे पास एफ एक्स बराबर रूट अंडर एक्स माइनस 1, ये है चौथा क्वेश्चन। अब बताओ इसमें डोमेन क्या होगा, क्या होना चाहिए। x minus 1 0 या पॉजिटिव। सो वो सारे रियल नंबर ताकि फंक्शन डिफाइंड हो। तो फंक्शन डिफाइंड कब होगा, जब x माइनस 1 मोर देन इक्वल टू 0 होगा। सो x रियल नंबर सच दैट x मोर देन इक्वल टू 0। तो ये तो इंटरवल आ गया, सॉरी मोर देन इक्वल टू 1 है ना, तो ये आ गया 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 1 से इन्फिनिटी। अब इसका रेंज बताना है मुझे। सो रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है एफ एक्स की वैल्यूज, रेंज क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स सच दैट, इस तरीके से कि जो तुम्हारा x जो है डोमेन में है, मतलब x जो है डोमेन में है, तो तुम एफ एक्स की वैल्यू बताओ। ओके, तो क्या होगा, बताओ एफ एक्स की, x अगर 1 से ज्यादा रखोगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी मिनिमम, कहां से कहां तक होगी।
बोलो कोई बताओ। हाँ समझ आ रहा कि नहीं यार, मैं पूछ क्या रहा हूँ? मैं पूछ रहा हूँ कि fx की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा हूँ तुमसे मैं। वो छोड़ो, बताओ x की मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये बताओ। x की 1 ना, हाँ तो x को 1 रखो, fx क्या आएगा? सो x माइनस 1 मोर देन इक्वल टू 0 है, तो रूट x माइनस 1 मोर देन इक्वल टू रूट 0 होगा, तो fx मोर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो आंसर क्या हुआ कि यहाँ जो fx है, सेट ऑफ fx सच दैट fx इज मोर देन 0, मोर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये इंटरवल हो गया 0 से इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। जब x को 1 रखोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो fx की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो fx की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 0 से इन्फिनिटी। ओके चलो, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx और mod x minus 1, ठीक है। सो पांचवा क्वेश्चन है fx बराबर mod x minus 1। तो खुद ही बताओ डोमेन क्या होगा। x तुम यहाँ क्या क्या पुट कर सकते हो, x कुछ भी रख दो, हमेशा डिफाइंड रहेगा। अब रेंज बताना है, तो रेंज इस mod x minus 1 का आंसर क्या क्या आ सकता है? मॉड कभी नेगेटिव होता है क्या? हाँ, तो इसका आंसर हमेशा 0 से इन्फिनिटी के बीच आएगा, हमेशा 0 से इन्फिनिटी के बीच आएगा, इस तरीके से। ओके, अब आगे पांचवा हो गया, छठे क्वेश्चन पे आते हैं। सो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो कह रहा है कि, एक मिनट, सो सिक्स्थ क्वेश्चन है, देखो सिक्स को ध्यान से, सिक्स अच्छा क्वेश्चन है। सिक्स कह रहा है तुमसे कि लेट f एक ऑर्डर पेयर है x x² by 1 plus x²। ऑर्डर पेयर मतलब x, y, फंक्शन क्या होता है x, y ना, तो उस तरीके से है। सो यह x, y बी अ फंक्शन फ्रॉम r to r। अब यहाँ a भी दिया है तुम्हें, कहाँ से कहाँ तक फंक्शन ये बता रहा है, a से b में है। बिकम ए रेंज ऑफ f, तो मैं इसको ठीक से लिखता हूँ। देखो ये कहना चाह रहा है, ये चलो इसको मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। सो f r से r में है, ठीक है। और ये कहना चाह रहा है fx तुम्हारा है x² अपॉन 1 प्लस x², ठीक है, इस तरीके से। और अब क्या है कि ये तो x कॉमा से लिखा हुआ है, x कॉमा x²। तुम्हें याद है रिलेशन को तुम कैसे लिखते थे? रिलेशन को x, y सच दैट ये वैसे लिखा हुआ है x² बाई x² प्लस 1 या 1 प्लस x² कह दो, ये इस तरीके से। हाँ वही लिखा हुआ है यहाँ पे, और x रियल नंबर है बता रखा है। तो हालांकि फंक्शन भी एक रिलेशन है, तो ये फंक्शन दे रखा है, तो इस तरीके से लिखा हुआ है। देखो, तो इसी को तुम ठीक से लिखोगे, तो इन्होंने ऐसे करके y अलग से ना लिख के तुम्हें y की जगह रख दिया वैल्यू। सो x, y है जहाँ x रियल नंबर है, इस तरीके से लिखा है ये, ठीक। तो ये इस तरीके से है आपके पास x, x² बाई 1 प्लस x²। ओके, तो ठीक है। सो अब क्वेश्चन ये है कि इसका रेंज क्या है, बताओ। तो रेंज का मतलब fx क्या है, डोमेन तो दे ही रखा है, डोमेन मुझे पता है ये है डोमेन, डोमेन क्वेश्चन में लिख रखा है, खुद ही दे रखा है r है, मुझे बताना है रेंज। सो रेंज का मतलब होता है
कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये बताना है मुझे कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ दिस व्हेन एक्स इज रियल नंबर। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो देखो सिंपल मैं y सही कर देता हूँ, y लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू आएगी इसका रेंज है। तो सिंपली सोचो x तो रियल नंबर है, तो 0 से इन्फिनिटी। क्यों इन्फिनिटी क्यों होगी, बताओ तुम इसकी वैल्यू x कोई ऐसा बताओ जिसके लिए 1 आंसर आ जाए। 1 आएगा क्या कभी, ये क्या y की वैल्यू कभी 1 आएगी, x क्या रखोगे तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। सर नहीं आता है। हाँ क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ज्यादा है, तो ये वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो देखो स्क्वायर लगा हुआ है तो हमेशा 0 से ज्यादा होगा या 0 हो सकता है मिनिमम, और 1 से हमेशा कम होगी, 1 के इक्वल भी नहीं हो सकती कभी, कभी ये 1 के इक्वल भी नहीं आएगी, 1 से कम ही रहेगी। क्यों, क्योंकि सर डिवाइड सर उसकी से +1 करते हैं। हाँ जैसे 4/5, 5/6, 6/7 ऐसा है, तो इस तरीके से है ये। तो इस रेंज यही हो गया, तो रेंज क्या हो गया कि फंक्शन का रेंज हुआ कि एफ एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। सो रेंज है 0 से 1 ओपन, 0 क्लोज 1 ओपन, इस तरीके से कि 0 क्लोज है और 1 ओपन है। ओके चलो, तो ये हो गया, अच्छा क्वेश्चन है ये, इस एग्जाम में आता है, ये अच्छा क्वेश्चन था। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th तो बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं, देखो यही कर लेते हैं। तो 7th कह रहा है कि एफ जी आर से आर में है और एफ एक्स एक्स प्लस 1 है, जी एक्स 2x माइनस 3 है, तो बताओ एफ प्लस जी क्या है। तो ऐड कर लो, ठीक है ना, तो इजी है, एफ प्लस जी दोनों को ऐड कर लो। सो x और 2x ऐड हो गया 3x और 1 माइनस 3 माइनस 2, एफ माइनस जी घटा दो इसको, x माइनस 2x माइनस x और 1 प्लस 3 4 हो गया ये, ठीक है। सो एफ माइनस जी हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस 4 हो गया। ऐसे ही डिवाइड करना है तो f अपॉन जी कर लोगे, सो f अपॉन जी तुम्हारा हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3, ठीक है। यस सर। सो हो गया, ओके। अब एट्थ, अब एट्थ क्वेश्चन कह रहा है कि f तुम्हें दे रखा है, देखो 1 1 1 2 3 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 बी अ फंक्शन फ्रॉम z to z डिफाइंड बाय fx बराबर ax प्लस b फॉर सम इंटीजर a and b डिटरमिन a and b। तो सिंपल है कि ये फंक्शन की, एक बार ये दिया ही हुआ है। हाँ a1 b1 सॉरी x1 y1 है ना। फंक्शन क्या होता है x, y ना, अभी लिख के देखा था हमने, फंक्शन ऐसा रहता है ना x, y इस तरीके से। तो एक्स वाई दे रखा है मुझे, तो जब x को 1 रखेंगे तो y को भी 1 रखेंगे, तो पुट कर लो इसमें। y मतलब fx, जो y है उसको fx बोलते हैं, y मतलब fx। तो x को 1 y को 1 रखो, क्या आएगा 1 बराबर a प्लस बी, फिर x को 2 y को 3, या ये वाला यूज करो ज्यादा आसान है, x को 0 y को -1, तो x को 0 रखो और y को -1, किसमें, इस वाले में पुट करो, क्या आएगा। यस सर। तो -1 बराबर b, तो b की वैल्यू -1 आ गई, उसको यहाँ रख दो, तो यहाँ जब रख दोगे तो b को -1 रख दोगे तो a की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू -1 आ गई, ओके। सो ये चीज है हमारे पास, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1। तो हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया। तो a b चाहिए, तो a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई -1। अब क्या करें, 9th, चलो 9th, ठीक है ना। किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो चैट में, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं जो लोग, वो चैट में लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे पूछ सकते हो। सो आगे बढ़े, क्या है भैया, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो 8th हो गया, 9th कह रहा है कि दूसरी क्लास में टाइम है ना, हाँ
सो नाइन्थ आपका कह रहा है आर बी द रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाई, ये डिफाइन कर रखा है देखो, ए बी सच दैट ए बराबर बी स्क्वायर, सो आर द फॉलोइंग ट्रू। अब देखो क्लास 12th में इस तरह की चीजें करनी है, लेकिन यहाँ वो चेक कर रहा है तुम कर पा रहे नहीं कर पा रहे, है ना। जैसे पहले को रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, दूसरे को सिमेट्रिक बोलते हैं, तीसरे को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। हाँ तो बस यहाँ चेक करने को बोला है कि तुम ऐसे चेक करो होगा कि नहीं होगा। चलो चेक करते हैं। तो कह रहा है कि ए बी नेचुरल नंबर है, ए बराबर बी स्क्वायर है, क्या ए से बिलोंग कर रहा है? तो सोचो तुम, सॉरी क्या ए रिलेटेड है? तो सोचो ए रिलेटेड कब होगा, ए कॉमा ए रिलेटेड कब होगा? 1,1। अरे नहीं समझे नहीं तुम, ए बी से रिलेटेड कब है? ये कंडीशन है रिलेशन की कि ए का रिलेशन बी के साथ होगा अगर ए बराबर बी स्क्वायर। हाँ, तो ए का रिलेशन ए के साथ कब होगा? जब ए बराबर बी स्क्वायर। ए बराबर ए स्क्वायर होगा। मैं बोल रहा हूं ए का रिलेशन ए के साथ, ये चेक कर रहा हूं ना। ए का रिलेशन ए के साथ कब होगा? यहाँ ए का रिलेशन बी के साथ है, ए बराबर बी स्क्वायर में ना, तो ए का रिलेशन ए के साथ कब होगा? क्वेश्चन ये है। तो ए का रिलेशन ए के साथ होगा जब ए बराबर ए स्क्वायर होगा फॉर ऑल, देखो यहाँ लिखा हुआ है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सोचो तुम बताओ क्या हर नेचुरल नंबर का स्क्वायर खुद के इक्वल होता है? नो सर। तो इसीलिए ये आंसर ऑप्शन गलत हुआ, मतलब बोला कि आर द फॉलोइंग ट्रू, ट्रू है क्या? तो इसका आंसर हुआ नो। ये कहना चाह रहा है कि ए हर नंबर खुद से रिलेटेड है। तो भैया हर नंबर खुद से रिलेटेड कब होगा? जब हर नंबर खुद का स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 2 का स्क्वायर 2 तो है ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि हर नंबर खुद से रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर हुआ नो। ए बी रियल नंबर है, सॉरी नॉट रियल नंबर, ठीक है, रिलेशन है। तो ए बी रिलेटेड है और तो क्या बी ए रिलेटेड होगा? क्वेश्चन ये है। ए का रिलेशन बी के साथ है, तो क्वेश्चन है क्या बी का रिलेशन ए के साथ है? तो सोचो तुम बताओ ए का रिलेशन बी के साथ कब होगा? ए का रिलेशन बी के साथ कब है? क्या है कंडीशन यहाँ पे? बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं तुम्हें? ए का रिलेशन बी के साथ कब है? जब ए बराबर बी स्क्वायर है ना। यस सर। हाँ, तो बी का रिलेशन ए के साथ कब होगा? बी का रिलेशन ए के साथ, देखो ए की जगह बी आ गया और बी की जगह ए आ गया, तो यहां भी ऐसे करो। क्या देखो मैं, बी ए रिलेटेड कब होगा? जब बी बराबर ए स्क्वायर। हाँ, तो बट ऐसा कैसे हो सकता है? जब ए बी स्क्वायर के इक्वल है तो उस केस में बी ए के इक्वल तो ए स्क्वायर के इक्वल तो होगा ही नहीं। देखो अब मैं ऐसे समझाता हूँ कहना क्या चाह रहा है ये। हाँ, ये कहना चाह रहा है कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो चेक करो तुम कि क्या बी ए से रिलेटेड होगा। अगर ए का रिलेशन बी से है तो क्या बी का रिलेशन ए से होगा, ये चेक करना है मुझे। तो ए का रिलेशन बी के साथ कब है? जब ए बराबर बी स्क्वायर है, जब ए बी का स्क्वायर है। तो जब ए बी का स्क्वायर है तो बी ए का स्क्वायर कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अब इसको तो गलत कहने का तरीका क्या है, मैं जनरल कर रहा हूँ, हालांकि एग्जाम में ऐसे लिखना चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन का आंसर नो क्यों आया? नो बिकॉज मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, पहले ऑप्शन में, मतलब पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में होगा अगेन आंसर नो बिकॉज अगर ए बी से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या है कि ए बी का स्क्वायर है। तो बताओ कोई नंबर ऐसा, 1 4 ले लेते हैं। तो देखो नहीं 1 4 नहीं 2 4 ले लो। 4 बराबर 2 स्क्वायर है कि नहीं? बताओ, ये सही है। बट क्या 2 बराबर 4 स्क्वायर है? नो सर। तो इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं है, मतलब ये ट्रू नहीं है। इसने कहा ए बी अगर रिलेटेड है तो चेक करो बी ए रिलेटेड होगा, क्वेश्चन ये है। तो ए बराबर बी स्क्वायर है, 4 बराबर 2 स्क्वायर है, तो क्या 2 बराबर 4 स्क्वायर होगा? आंसर इज नो। तो इसीलिए ऑप्शन ये आंसर है नो, तो इसका भी आंसर है नो। अब थर्ड देखो कह रहा है कि अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो आपसे पूछ रहा है कि क्या ए सी से रिलेटेड होगा, ये क्वेश्चन है।
ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो क्या ए सी से रिलेटेड होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखो तुम ऐसे नंबर ढूंढो, फिर से देखो, फिर से मैं ढूंढ रहा हूं। जैसे मैं बोलता हूं कि 9 बराबर 3 स्क्वायर, यस और नो, और यस सर। मुझे क्या चाहिए, ए बराबर बी स्क्वायर, बी बराबर सी स्क्वायर चाहिए। नहीं तो मैं कुछ वैसा लूंगा एग्जांपल आसान सा। देखो 16 बराबर 4 स्क्वायर, 4 बराबर 2 स्क्वायर, ये ठीक है। यस सर। तो हमें क्या करना है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी से रिलेटेड, इसका मतलब है कि ए बराबर बी स्क्वायर, बी बराबर सी स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ बी सी से रिलेटेड है, तो बी बराबर सी स्क्वायर। और इम्प्लाइज, अब चेक करना है मुझे कि अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो क्या ए सी से रिलेटेड है, ये चेक करना है मुझे। तो यहाँ से ए बराबर बी स्क्वायर, बी बराबर सी स्क्वायर, तो क्या सी बराबर ए स्क्वायर होगा, ये चेक करना है मुझे। ए बराबर सी स्क्वायर होगा क्या, ए सी ना, ए सी, ए सी का मतलब ए बराबर सी स्क्वायर, तो मुझे चेक करना है कि क्या ए बराबर सी स्क्वायर होगा। अब क्लियर, चेक करो। तो ये मुझे पता है पहले से, अब मुझे चेक करना है कि अगर ए बराबर बी स्क्वायर है, बी बराबर सी स्क्वायर है, तो क्या ए बराबर सी स्क्वायर होगा, ये चेक करना है। तो हमने कहा 16 4 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, ए 4 बड़ा 16 है, बी 4 है, सी 2 हो गया। सो ए 16 है, बी 4 है, सी 2 है। तो क्वेश्चन ये है अब कि क्या 16 2 स्क्वायर है। नो सर। ठीक है ना। तो अब आपको चेक करना है कि क्या a बराबर सी स्क्वायर है, तो आंसर इज नो, दिस इज नॉट, इसका मतलब ये भी नो। तो तीनों में आंसर नो आया, इसमें तीनों में क्या है, आंसर नो आया। जो 9th क्वेश्चन है, तीनों पार्ट का आंसर है नो। मतलब 12th क्लास में जो बच्चा जाएगा तो वही चीज चेक करेगा वहां भी। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, है ना। ओके, अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे। सो अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन पे क्या है कि 10th आपका कह रहा है कि एक सेट है 1 2 3 4। अच्छा, इसने कहा था ओके, इसने कहा था कि जस्टिफाई करो आंसर ईच केस में। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि अगर सही है तो प्रूव करो, और गलत है तो एग्जांपल दो। हमने एग्जांपल दिया, गलत था तो चलो। तो ए हमारा 1 2 3 4, बी हमारा 1 5 9 11 15 16, और एफ दे रखा है कि 1 का इमेज 5 है, 2 का 9 है, 3 का 1 है, 4 का 5 है, 2 का 11 है। पूछ रहा है कि आर द फॉलोइंग ट्रू। इफ एक रिलेशन है ए से बी में, तो देख लो, सिंपली देख लेंगे। रिलेशन तो क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। चेक करो क्या ये है ना। रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए कि एफ सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो आंसर इसी से आ जाएगा, यस और नो। सिंपल। रिलेशन क्या है, सबसेट ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी में 1 5 आएगा, यस। 2 9 आएगा, यस। 3 1 आएगा, यस। 4 5 आएगा, यस। 2 11 आएगा, यस। तो ये तो है, यस। तो ये रिलेशन तो होगा क्योंकि ए क्रॉस बी का सबसेट है। अब पूछ रहा फंक्शन है क्या, चलो एरो डायग्राम पे चेक कर लेते हैं। सो 1 2 3 4 और 1 5 9 11 15 16, ठीक है, इस तरह से। तो अब आपका क्या, 1 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 9 है, 3 का इमेज 1 है, हाँ 3 का इमेज 1 है, 4 का इमेज 5 है, 2 का 11। अब चेक करो 2 के पास कितने इमेज हो गए, 2 का इमेज 9 भी है, 2 का इमेज 11 भी है। तो फंक्शन का डेफिनेशन कहता है कि जो पहला सेट है उसके हर एलिमेंट के पास यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक तो यहाँ है ही नहीं, तो इसका फंक्शन है, आंसर इज नो। इसका आंसर था यस, पहले पार्ट का आंसर था यस, दूसरे पार्ट का आंसर है नो। क्यों, बिकॉज 2 के पास यहाँ यूनिक इमेज नहीं है, 2 इमेज है, यस। चलो आगे आते हैं। अब आते हैं 11। चलो ये खत्म हो जाएगा, एक्सरसाइज आज एक क्लास में खत्म ही हो जाएगा, नहीं सही है। सो एफ एक सबसेट है जेड क्रॉस जेड का, ये कह रहा है। डिफाइन किया ए बी कॉमा ए प्लस बी। फिर से देखो वैसे लिखा है, एक्स कॉमा वाई वाला, समझ आ रहा है ना, जैसे होता है ना एफ।
एफ को हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई, इस तरीके से। तो एक्स है ए बी, ए इंटू बी, और वाई है ए प्लस बी। ओके, तो अब पूछ रहा है कि इज एफ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, क्या एफ फंक्शन है। देखो ये क्यों लिखा था एफ सबसेट है जेड क्रॉस जेड में, ये कहना चाह रहा था कि एफ एक रिलेशन है, रिलेशन है जेड से जेड में, एफ एक रिलेशन है जेड से जेड में। अब पूछ रहा है कि क्या एफ फंक्शन है जेड से जेड में, ये क्वेश्चन है सिंपल। तो अब देखो, तो इसका ये मतलब हो, इसको मैं ठीक से लिखूं, इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ ए इंटू बी बराबर ए प्लस बी, इसका मतलब ये है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ, जैसे लिखते हैं ना एक्स वाई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एफ एक्स बराबर वाई, इसका ये मतलब होता है। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ इसका मतलब ये, दोनों सेम चीज है। तो वैसे ही इस तरह के लिखने का मतलब ये मतलब है कि एफ ए इंटू बी बराबर ए प्लस बी। अब तुम सोचो, मैं तुम्हें दो एग्जांपल देता हूँ। एफ ऑफ 1 इंटू 4 बराबर क्या होगा, और एफ ऑफ 2 इंटू 2 बराबर क्या होगा, बताओ इस रूल के हिसाब से। बोलो 1 इंटू 4 कितना आएगा, समझ आ रहा कि नहीं, नहीं समझ आ रहा। देखो x की जगह a इंटू बी है, तो y की जगह a प्लस बी है, तो यहां मैं x की जगह 1 इंटू 4 दिया, तो y मेरा क्या होगा, यस। नहीं नहीं समझे नहीं तुम, a इंटू बी का इमेज है a प्लस बी, तो 1 इंटू 4 का इमेज क्या होगा, 1 प्लस 4 ना। देखो यहाँ ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ ए बी ऐड हो रहा है, तो वही मैं भी यहाँ कर रहा हूँ, 1 इंटू 4 किया है तो 1 प्लस 4 होगा कितना 5। 2 इंटू 2 का इमेज क्या होगा, हाँ यस यस 2 प्लस 2 4। अब देखो 1 इंटू 4 क्या था, 4 ही तो था, और 2 इंटू 2 क्या था, 4 ही तो था। तो 4 का इमेज 5 भी है, और 4 का इमेज, क्या समझे, तो 4 के पास कितने इमेज आ गए, 2 इमेज आ गया। अगर तुम खोल के देखो, ऐसे तुम लिखो, समझो ए को तुम 1 रखो, बी को 4 रखो, तो ए इंटू बी 4, मतलब ए को 1 बी को 4, तो 1 4 5 हो जाएगा। अब ए को 2 बी को 2 रखो, तो 2 2 जा 4, ए को 2 बी को 2 4, ऐसे चलता रहेगा, बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो तुम्हें दिख रहा है ओ 4 का इमेज 5 भी है, 4 का इमेज 4 भी है, तो मतलब फंक्शन तो है ही नहीं ना ये, क्योंकि 4 के पास 2 इमेज आ गए, इसीलिए। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं 12th। चलो एक साइज हो गया आज। तो नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर होगा ट्रिग्नोमेट्री, है ना, वो बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर लगता है बच्चों को, मजा आएगा। सो ओके चलो, तो ए है 9 10 11 12 13, और आपका एफ फंक्शन है ए से एन में, ठीक है, एफ फंक्शन है ए से एन में, एफ एन है द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। ओके, तो कह रहा फाइंड द रेंज ऑफ एफ, तो इजी हो गया, डोमेन तो दे दिया है, डोमेन आपका ये सेट है, कोडोमेन आपका नेचुरल नंबर है, डोमेन ए सेट है, कोडोमेन नेचुरल नंबर, रेंज मुझे डिसाइड करना है, तो चलो ऐसे ही लिख लेते हैं ना, इजी है। तो ए में क्या है 9 10 11 12 13, ये है तुम्हारा ए, और यहाँ से इमेज कहाँ बनाओगे, नेचुरल नंबर में, तो एफ सीधा सीधा तुम बताओ, छोड़ो मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं एफ ऑफ 9, तो एफ ऑफ 9 क्या आएगा, क्या हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, 9 को डिवाइड करने वाला सबसे हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 3 के वाला कोई है नहीं। फिर एफ ऑफ 10 को डिवाइड करने वाला हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 5। फिर एफ ऑफ 11 को डिवाइड करने वाला हाईएस्ट प्राइम कौन सा है, खुद 11, और 11 को डिवाइड करने वाला 12, अगला 12 को डिवाइड करने वाला हाईएस्ट प्राइम कौन सा है, अरे नहीं है, कोई तो होगा हाँ 3, सो 3 4 5 6 है ना, तो 6 डिवाइड है, प्राइम नहीं है, 3 है, और 13 को डिवाइड करने वाला हाईएस्ट प्राइम कौन सा है,
खुद 13। तो रेंज में आ गया तुम्हारे पास कि 9 का इमेज आया 3, 10 का आया 5, 11 का आया खुद 11, 12 का आया 3 और 13 का आया खुद 13। और भी नंबर्स हैं लेकिन मैं रेंज सिर्फ लिख रहा था। तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन 12 का कि रेंज है 3, 11, 5, 13, है ना। चलो, तो इसी के साथ हमने आज कंप्लीट किया अपना चैप्टर नंबर 2। और तो हमने पिछले आज 17 लेक्चर चल रहा है तो स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं। तो अगर पिछले 17 लेक्चर में हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 क्लास 11 के एनसीईआरटी से फिनिश किया है। अगले क्लास में मतलब कल 12th क्लास की है, परसों मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास चल रही है 11th की, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 12th की। तो अभी परसों क्लास होगी, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, चलो तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गुड नाइट। अरे अभी क्लास है अगला 9 से 9 to 11 गेट का जैम का, तुम ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। आज बैच स्टार्ट हो रहा है।